वॉइस ऑडिबल है ना? राइट। क्या टॉपिक है देख सकते हैं आप लोग, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एक्जिम, इंटर एक्सटर्नल इकोनॉमी और इंडिया का, और उसके साथ साथ बैलेंस ऑफ ट्रेड। चारों टॉपिक में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन टारगेट करके आपके एग्जाम में आता है। यदि आपने कभी पीवाईक्यूज देखा होगा तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। ठीक, कैसे समझिए, फिर बात करते हैं। देखिए, अलग अलग टॉपिक हैं लेकिन सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, राइट। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करके फिर शुरू करते हैं। बैकग्राउंड ये कहता है कि जब दुनिया में कोई भी युद्ध होता है, जैसे अभी जो युद्ध चल रहा है, कोई भी कंटेम्प्रेरी युद्ध आप मान के चलो, जैसे रसिया यूक्रेन के बीच की फाइट है, या मान लीजिए कि ईरान और इसराइल की फाइट है, ईरान यूएसए की फाइट है, युद्ध चाहे जितना भी लड़ लो, अंततः आप मुझे बताओ कि दुनिया में सबको क्या चाहिए? शांति चाहिए। क्योंकि यदि ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ बिना पीस के नहीं हो पाएगी। आप 24 घंटा युद्ध में हो तो आपको लगता है कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा? कौन सी फैक्ट्री चला लोगे, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे, कौन सा आप सर्विस सेक्टर में काम कर लेंगे, कुछ कर सकते हैं क्या? आप बताओ, यदि नॉर्मल सा झगड़ा किसी से हो जाता है तो आप 3 दिन डिस्टर्ब रहते हैं। तो सोचिए कि जब बम्बार्डमेंट हो रहा है, मिसाइलें गिर रही होंगी, एयरक्राफ्ट से बम ड्रॉप किए जाएंगे, तो उस समय कोई डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वार। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार कब समाप्त हुआ ऑलमोस्ट, यदि बात करा जाए, यदि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो तो 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त दो एटॉमिक बम ड्रॉप किए जाते हैं। कहां पर? नागासाकी और हिरोशिमा पर, जापान के दो शहरों के ऊपर परमाणु बम ड्रॉप किए जाते हैं, और वही माना जाता है कि दैट इज द एंडिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार ना। और उसके बाद हमने कहा आपसे कि 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को हमने एक संस्था बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम हमने रखा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। पूरी दुनिया भर में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को डेवलप करने के लिए एक साथ मिल बैठ करके काम कर पाए, एक दूसरे के सम्मान करते रहे, उसके साथ हमने जिस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया उसका नाम क्या था? यूएनओ। तो एक तरफ तो यूएनओ को हमने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी कि दुनिया दुनिया के सारे देश आएंगे, बैठेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे और एक दूसरे के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो युद्ध में बम ड्रॉप हुए थे, जो नुकसान हुआ था, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस था, जैसे सड़कें टूटी थी, डैम टूटा था, अस्पताल टूटेंगे, कॉलेजेस टूटेंगे, हाँ या ना? बम गिरेगा तो ये देख के थोड़ी ना गिरेगा कि केवल इंसान को मारना। डिस्ट्रक्शन होगा तो ब्रिजेस टूटेंगे, सड़कें टूटेंगी। और आप बताओ, बनाने में कितना समय लगता है किसी चीज को? बिगड़ने में 10 सेकेंड। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किसी कंट्री के अंदर कैसे होगा? आर यू करेक्टिंग द पॉइंट? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, कल्पना करिए, जैसे आपने पाकिस्तान में बम्बार्डमेंट कर दिया, सड़कें टूट गई, बिजली के पोल टूट गए, हॉस्पिटल टूट गए, स्कूल टूट गए, ब्रिजेस टूट गए, तो वो एक दिन में तो बनेगा नहीं, एक दिन में तो वो बनेगा नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले बात तो पैसा चाहिए, और दूसरा समय लगेगा। तो वर्ल्ड वाइड, चूंकि विश्व युद्ध होता है तो कई सारे देशों का एक साथ नुकसान होता है, तो पूरे दुनिया भर के देशों में उनके आंतरिक विकास के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया वर्ल्ड बैंक। क्या नाम रखा गया? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड बैंक का मेजर फंक्शन क्या है अभी डिस्कस करेंगे। मुद्दे पर आते हैं कि वर्ल्ड बैंक का मुख्य काम ये होगा कि आपके देश के अंदर जो समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए जो पैसे की आवश्यकता है, वो पैसा कौन देगा? विश्व बैंक देगा, लोन के रूप में। किस रूप में? लोन के रूप में। इफ यू डिजर्व द ग्रांट तो अलग बात है, जनरली लोन के रूप में आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन होगा, 30 साल, 40 साल, 50 साल आप काम करिए, फिर आप रीपेमेंट करिएगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जब आप बाहर से कुछ खरीदेंगे, जैसे कल्पना करिए कि आप मान लीजिए आपने 100 रुपए का सामान डॉलर के फॉर्म में इंटरनेशनल मार्केट से खरीदा, लेकिन आपके पास 50 ही रुपया था, तो 50 रुपया आपने कहीं ना कहीं से डॉलर उधार लिया होगा अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए। तो जो आप बाहर की अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए पैसे का लेन देन करेंगे, उसके लिए एक अलग संस्था हम लोगों ने बनाया, आईएमएफ। अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के एक बैंक हमने बनाया इंडिया के अंदर, इसका नाम हमने एक्जिम बैंक रखा। और और ये तीनों मिलकर के कनेक्ट होते हैं किससे? एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ इंडिया से, यानी कि भारत का जो बाहर का व्यापार चल रहा है उसके साथ इनकी कनेक्टिविटी बनती है, और इसी से हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है। जैसे अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि आपके प्रधानमंत्री जी इस बात का अपील कर रहे हैं कि भाई 1 साल तक आप सोना मत खरीदिए, आप फर्टिलाइजर मत खरीदिए, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज मत करिए। वो कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा एडिबल ऑयल का यूज मत करिए, जो खाद्य तेल है, डीजल पेट्रोल का बहुत ज़्यादा यूज मत करिए। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए हमको क्या चाहिए? डॉलर चाहिए।
और डॉलर हमारे पास तो है नहीं, हम तो छापते नहीं डॉलर। तो जब डॉलर की डिमांड हम ही बढ़ाए हुए हैं तो रुपया तो डॉलर के अगेंस्ट क्या होगा, कमजोर होगा ना। तो ये सब कैसे आपस में जुड़ा और कैसे ठीक हो सकता है, इसकी पूरी कहानी क्लास में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला टॉपिक क्या डिस्कस करते हैं, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आप लोग आराम से देखिए। अभी आप लोगों का काम क्या है कि क्लास लेक्चर को सुनते समय आपके मन में कोई बात जो मेरे डिस्कशन के दौरान लगे कि नोट करना है, उसे नोट कर लिया करिए। रेस्ट ये दोबारा एक बार आप समझ लीजिए पूरी क्लास को ठीक से, दोबारा ये वीडियो ओपन करिए, पीडीएफ ओपन करिए, और फिर जो मेन मेन पॉइंट मैं बताता हूँ अपने नोट्स में उसको लिखा करिए। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है कि द वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि वर्ल्ड बैंक है क्या चीज, तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्या ऑब्जेक्टिव है, दैट प्रोवाइड्स लोन। सबसे पहले हमने क्या कहा, लोन प्रोवाइड करेगा, ग्रांट प्रोवाइड करेगा। लोन और ग्रांट में अंतर होता है। लोन आपको रीपेमेंट करना है, लेकिन ग्रांट मतलब अनुदान होता है। तो अनुदान यदि आपको कोई दे रहा है तो वापस नहीं करना है। ठीक है, और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। क्या, किन किन देशों को, फॉर डेवलपिंग कंट्रीज फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास के लिए और गरीबी उन्मूलन के लिए। आर्थिक विकास में सारी, जब विकास की बात हम लोग करते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, वंस यू डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट, उसमें हेल्थ भी शामिल है, एजुकेशन भी शामिल है, उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी शामिल है, उसमें सैनिटेशन भी शामिल है, उसमें सारी चीजें है ना। तो इन सब के लिए पैसा दिया जाएगा, लेकिन प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, गरीबी को दूर करने के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए काम करेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है, नहीं समझ आ रही बात। मान लीजिए हिंदुस्तान के किसी विशेष क्षेत्र में पीने का पानी बड़ा खराब आता है, रिसर्च किया गया तो पता चला कि उस एरिया में रहने वाले लोगों के दांत खराब हो चुके हैं सबके। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द मेटेलिक कंटामिनेशन इन द वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। तो वर्ल्ड बैंक ने रिसर्च करके बताया कि भाई देखो आपके पानी में ये चीज गड़बड़ है, हम आपको पानी का एक बजट देते हैं, एक फंड देते हैं, आप क्या करो 100 करोड़ ले जाओ और आराम से उस एरिया के लोगों को पीने का पानी सप्लाई करो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके। ठीक है जी, तो कैसे करना है, किस पर्पज के लिए करना है, वो सब वर्ल्ड बैंक का काम है। समझ आ रही बात ना, राइट। कब बनाइए, 1944 में, क्योंकि डिस्ट्रक्शन चल रहे थे, तो डिस्ट्रक्शन अब शांति की तरफ ही मूव कर रहे थे। वो अलग बात है कि बम गिरा और दुनिया को समझ में आया कि हाँ कुछ नहीं, लड़ना नहीं, बिल्कुल, लेकिन 1944 आते आते सबको समझ में आ चुका था कि भाई हमें कोई इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बनाना तो पड़ेगा, लॉसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, राइट। कैसे डेवलप किया, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, दिस इज अ लोकेशन इन यूएसए। ब्रेटन वुड यूएसए में एक जगह है, यहाँ पर बैठ करके क्या हुआ, चर्चा हुई, डिसाइड हुआ कि भाई हमें क्या करना है, एक बैंक बनाना है जिसका नाम होगा वर्ल्ड बैंक, और ये बैंक क्या करेगा, डेवलपिंग कंट्री को मदद करना शुरू करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि वर्ल्ड बैंक को कब स्टैब्लिश किया गया, 1944 में, किस कॉन्फ्रेंस से स्टैब्लिश किया गया, तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से स्टैब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहां बनाया गया, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। मेंबर कंट्री, शुरुआत में ही जब इसको बनाया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि 180 प्लस कंट्रीज, 180 प्लस कंट्रीज की मेंबर कंट्री हैं, और याद रखेंगे कि इंडिया बिकम अ मेंबर इन 1945। तो व्हाट इज द वर्ल्ड बैंक, बेसिकली वर्ल्ड बैंक जो है वो एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका मेजर पर्पज लोन देना, ग्रांट देना, टेक्निकल असिस्टेंस देना उन देशों को जो गरीबी या अंडर डेवलपमेंट जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको प्रोवाइड करना है। वेयर इज द हेडक्वार्टर, वाशिंगटन डीसी, एंड बाय विच कॉन्फ्रेंस इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, क्लियर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जैसे आप बैंक में जाते हैं, आपके बैंक खाते हैं, बैंक में जाते हैं तो वहाँ पैसा जमा कर देते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, क्या ऐसा ही कोई वर्ल्ड बैंक है, कोई ऐसा ऑफिस है जहाँ पे जाएंगे वाशिंगटन डीसी में, वहाँ पैसा जमा करेंगे, पैसा निकालेंगे? आंसर होगा नहीं। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंस्टीट्यूशन, ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर कई सारे संस्थाएं हैं, मैंने क्या कहा, जिसे मिल करके हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। क्या कहेंगे इसको, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें देखिए कुल 5 इंस्टीट्यूशन शामिल हैं। हमने क्या कहा, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं और सबका अलग अलग फंक्शन है, और इन सब को मिला करके हम कहते हैं दीज आर वर्ल्ड बैंक ग्रुप। समझ गए मेरी बात। सबसे पहला जो इसमें है वो क्या है, देखिए पहला है IBRD, ध्यान से देखना और इसका मतलब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा।
IBRD का मतलब हो गया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वाई द रिकंस्ट्रक्शन? क्योंकि हमने क्या कहा था, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉम्ब्स एंड अदर वारफेयर्स, जब डिस्ट्रक्शन होगा तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ना, तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक इंटरनेशनल बैंक बनाया गया जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए पैसा देगा। किसको? जो मिडिल इनकम कंट्रीज है। यानी कि हमने कोई बांध बनाया है, बांध टूट गया, पैसा नहीं है, बाढ़ आ जा रही है हर साल वहां पर, तो क्या करेंगे, पैसा वर्ल्ड बैंक से ले आएंगे और उस बांध को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और उस क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से बचा लेंगे। समझ आ रही होगी बात? तो IBRD सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, सीधे सीधे जिम्मेदारी लेता है किसका? लोन देने का। ठीक है, क्लियर? IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। कहा जा रहा है कंसेशनल लोन टू पुअरेस्ट कंट्री। जैसे क्या होता है, जो स्थिति आज के डेट में चाइना की है, क्या वही स्थिति नाइजीरिया की भी है? क्या वही स्थिति बांग्लादेश की भी है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे देश ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम चाइना को लोन देंगे, क्या उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमको नेपाल और भूटान को भी लोन देना चाहिए? नहीं। आपको लगेगा कि सर दिस इज एक्चुअली अनफेयर, भाई लोन तो लोन है, सबके लिए बराबर कर दो रेट। नहीं, नेपाल की स्थिति अलग है, पाकिस्तान की स्थिति अलग है, और वियतनाम की स्थिति अलग है, और थाईलैंड की स्थिति अलग है। सबको हम चेक करेंगे। यदि कोई बहुत ही गरीब राष्ट्र है तो उसको हम क्या प्रोवाइड करेंगे? कंसेशनल लोन देंगे, डिस्काउंटेड लोन देंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन ये कहेगी कि भाई सब कुछ आप लोग जो है इस पे डिपेंड ना रहो कि वर्ल्ड बैंक ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, सारा लोन वगैरह। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करिए। यदि मान लीजिए आप लोन क्यों ले रहे हैं, जैसे इंडिया में आपको सड़क बनानी है, आपने लोन लिया, तो लोन लिया आपने, तो लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कोई प्राइवेट कंपनी कह रही कि हम ही इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, हम अपना वसूल लेंगे, जो लोग इस पर चलेंगे। नहीं समझे? अभी कल परसों आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, आई थिंक किसी वीडियो में कह रहे थे या फिर कहीं ट्वीट पे कह रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि आज के कुछ साल पहले जब हमारी सरकार बनी थी तो यूपी के लिए जल्दी लोन देने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन तैयार नहीं होता था, इन्वेस्टमेंट की तो बात छोड़ दीजिए। और आज के डेट में हम बिना लोन लिए यूपी में हर जगह एक्सप्रेसवे और सड़कें बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं बिना लोन लिए? भाई सरकार के पास इतना पैसा है नहीं, लेकिन कैसे बना रहे हैं? हमने क्या कहा, प्राइवेट इन्वेस्टर्स तभी आपके यहाँ आएंगे जब इन्वेस्टमेंट उनके लिए प्रॉफिटेबल दिखेगा, और इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल तब दिखेगा जब उस इन्वेस्टमेंट को आप प्रमोट करेंगे। कुछ बात मेरी समझ में आ रही है? जापान घूमने जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, घूमने तो नहीं जाते हैं लेकिन फिर भी मान लो, तो वहां जाकर के क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं कि जस्ट यू विल हैव टू कम टू उत्तर प्रदेश एंड इन्वेस्ट देयर, इन्वेस्ट मनी। कनाडा, US, कहीं आप जाते हैं, जापान, साउथ कोरिया, आप चाहते क्या हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो इन्वेस्ट करेगा तो उस इन्वेस्टमेंट से आपके यहाँ चीजें डेवलप होने लगती हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? गुड। मीगा वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। देखिए एक बात समझिएगा कि पैसा किसी के पास भी दुनिया में यदि है तो उसने खुद छापा नहीं है पैसा। यदि किसी इंडिविजुअल को या किसी कंपनी को पैसा छापने का अधिकार मिल जाए फिर तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो वही सब कुछ रहेगा ना। पैसा हमेशा स्टेट राइट है। जैसे मान लो US के पास बहुत पैसा है तो US की GDP यदि ज्यादा है तो US के लोगों ने मिलकर के वहां प्रोडक्शन बढ़ाया है, गवर्नमेंट को टैक्सेस दिया है, तो US के खजाने में पैसा ज्यादा है। उन्होंने अपने आप को एक्सपोर्ट पर फोकस किया है, मल्टीपल आइटम्स को एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया को, और जिससे उनकी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई। अरे आप सोचो, आप जितना आइटम यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में, यदि वो सारे आइटम वर्ल्ड वाइड डिमांडेड हो जाएं कि भाई ये हमको दो, और आप कहें कि हम ये तभी देंगे जब तुम मुझे रुपया दो, तो वो क्या कहेंगे कि भाई रुपया नहीं है, सोना ले लो। तो ठीक है, तुम पहले सोने से रुपये को एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर ट्रेड किस में करेंगे, रुपए में। तो रुपए की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। नहीं समझ पा रहे हैं? जब तक कोई डाउट आप नहीं पूछेंगे तब तक यह माना जाएगा कि शायद आप नहीं समझ रहे हैं। आप मेरी बात को फिर से समझिए। वाई द वैल्यू ऑफ डॉलर इज टू हाई इन द वर्ल्ड? क्योंकि सबने डिमांड क्या रखा, आपको ऑयल चाहिए, ऑयल है, क्रूड ऑयल है, लेकिन आप क्या लेके आइए, डॉलर लेके आइए। आपको गोल्ड चाहिए, गोल्ड है, क्या लेके आइए, डॉलर। आपको कोयला है, कोयला चाहिए, हाँ,
कोयला है, क्या लेके आइए, डॉलर। आपको जो चाहिए वो सब है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन आपको लेके आना पड़ेगा डॉलर। तो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी जी, बढ़ेगी। इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। तो पैसा जो वर्ल्ड बैंक हम बनाएंगे, आईबीआरडी, आईबीआरडी देख रहे हैं ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आप इससे पैसा लेना चाहते हैं लोन, तो ये बताओ कि जो पैसा लोन में आपको दिया जा रहा है वो किसी ना किसी का तो पैसा है जो बैंक में जमा है, नहीं आप समझे। आप गए बैंक में, भैया हमको 2 लाख रुपए लोन दे दो, तो बैंक ने कहा कि अच्छा ठीक है 2 लाख रुपए लोन ले जाइए आप। तो बैंक आपसे कुछ गारंटी वारंटी मांगता है, कैसे दान दे रहा है, गारंटी मांगता है ना, क्योंकि वो 2 लाख किसी और का है, बैंक तो सिर्फ मोड ऑफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, हाँ या ना। ऐसा तो नहीं कि खैरात बंट रही जाओ ले आओ। तो जो जो गारंटी आप दे रहे हैं वो गारंटी के बिहाफ पर बैंक लोन दे दे रहा है आपको। लेकिन यहां पर वर्ल्ड बैंक ने ये कहा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने ये कहा, आईबीआरडी ने कहा कि भाई जो पैसा आप गरीब से गरीब देशों को दिलवा रहे हैं वो पैसा यदि डूब गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। गरीब तो पहले ही से गरीब है, आप बताओ डिफॉल्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। भाई बाढ़ बना, वो डैम बना रहे हैं, अचानक से बाढ़ आ गई, बह गया पूरा, सब खत्म, तो जितना उसमें डाले थे कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब तो बर्बाद हो गया ना। तो रिस्क तो है ही है। तो अभी डेवलपमेंट 40 साल बाद होगा कि नहीं होगा, देश आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो अलग बात है, लेकिन हमारा तो पैसा डूब गया। जो लोग इसको फंड कर रहे हैं, यूएस, यूके, फ्रांस जैसे बड़े देश, वो तो हाई रिस्क पर होंगे ना। आप कभी वर्ल्ड बैंक का कंट्रीब्यूटर कंट्री देखिएगा कि कौन सी कंट्री कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है वर्ल्ड बैंक में, तब बैंक बनता कैसे है। 100-100 करोड़ सब लोग ले आओ, यही रखते हैं 2000 करोड़ अभी बैंक बना देंगे, ऐसा ही तो होगा। अब आप में से किसी में मान लो कहो सर हम अकेले 2000 करोड़ लगा रहे हैं, तो जो अकेले 2000 करोड़ लगाएगा, और मान लो हम सब लोग 50-50 करोड़ लगाए हैं, तो जिसने 2000 करोड़ अकेले लगाया है, हो सकता है कि वो डिसीजन मेकिंग में क्या करे, अपना रोल ज्यादा बढ़ा दे कि नहीं मैं जिसको कह रहा हूं उसको लोन दीजिए, क्योंकि सबसे अधिक पैसा किसका लगा है, मेरा लगा है। समझ आ रही है मेरी बात ना। तो इसके लिए बनाया गया मीगा, मीगा बनाया गया मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। कहा गया है कि भाई जो जो आपका रिस्क जा रहा है ना उसकी पॉलिटिकल जिम्मेदारी ले रही है मीगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो वर्ल्ड बैंक के अंदर जो पॉलिटिकल इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मीगा की है, राइट। एंड फाइनली आईसीएसआईडी, आईसीएसआईडी क्या कह रहा है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। भाई ऑब्वियस सी बात है कि यदि दुनिया में आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डिस्प्यूट की भी संभावनाएं होंगी, तो कैसे उसको सेटलमेंट करेंगे, कैसे उसका रास्ता निकालेंगे, उसके लिए आईसीएसआईडी, ठीक है। तो कुल कितने इंस्टीट्यूशन, 5। क्वेश्चन कैसे बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इनमें से कौन वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा नहीं है। इसमें से कोई 3 उठाया जाएगा और एक कोई एडिशनल डाला जाएगा, समझ रहे हैं। जैसे मान लो बोलें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक इज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, नो। ब्रिक्स बैंक इज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, नो, है ना। एनडीबी नहीं है पार्ट, पार्ट कितने हैं, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफएससी और ये मीगा और साथ में आईसीएसआईडी, ठीक है जी। तो व्हाट इज द बैंक, वर्ल्ड बैंक, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड हाउ इट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर, ये सब क्लियर। अपने आप से पूछिए कि जो बातें मैं आपसे क्वेश्चन के माध्यम से रख रहा हूं आपके सामने, वो आपका आंसर दिमाग दे पा रहा है कि नहीं, दे पा रहा होगा। आगे बढ़ते हम लोग। 5 ऑर्गन के साथ वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है। सेम वही बातें हिंदी में लिखी हैं, पीडीएफ मिल जाएगा, जिन लोगों को हिंदी में नोट्स बनाना है वो अपना हिंदी में बना लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आइए, इतना बड़ा आपने संस्थान बनाया वर्ल्ड वाइड, तो कुछ इसके अपने उद्देश्य होंगे। उद्देश्य हम लोग बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं, बट फिर भी एक बार समराइज्ड मैनर में देखिए। पॉवर्टी रिडक्शन, इसमें आपको समझ में आ रहा है कि जो जो देश गरीबी से जूझ रहे हैं, पहले उस वहां पर गरीबी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, काम करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और संरचना, बुनियादी ढांचा जिसे कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, सी इंफ्रास्ट्रक्चर मींस जो हमारी सुविधाओं को बढ़ा देंगे। यदि हमने सड़क के किनारे किनारे ये लैंडलाइन वायर्ड बिछाया और उसके थ्रू हमने इंटरनेट प्रोवाइड किया, तो हमने इसको क्या कहा, ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस शहर में ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है वहां पर हम सोचें कि ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, इट इज पॉसिबल। पोल लगाया, इलेक्ट्रिसिटी का वायर उस पर हमने चलाया, तो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें समझ में आ रही हैं। तो जिन देशों में आपको ये सब बढ़ाना होगा उनमें मदद करेगी वर्ल्ड बैंक। ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, विश्वविद्यालयों को फंड दिया जाएगा,
गांव के गांव विश्व बैंक क्या करेगी, गोद ले लेगी, भाई इस गांव के लोगों को हम पढ़ाएंगे, स्किल्ड करेंगे उनको, ह्यूमन डेवलपमेंट, समझ रहे हैं आप। तो मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तमाम छोटे छोटे बेसिक स्कूलों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे किसके, वर्ल्ड बैंक के। गेटिंग माय पॉइंट ना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब बताया हमने कि नई नई जानकारी, नए नए तरीके हम सिखाएंगे कि कैसे आपका भी डेवलपमेंट हो और आपकी आने वाली जनरेशन का भी डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि आप रिसोर्सेस को इस तरह से यूज कर लें कि आपका कोई आने वाली जनरेशन को कुछ हवा पानी मिले ही नहीं, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक इस पर भी काम करेगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग, कहना आसान है, अभी भी इंडिया में अप्रॉक्स मान के चलो कि मोर देन 65% इलेक्ट्रिसिटी आप जो यूज कर रहे हैं वो कोयले से आ रही है या फॉसिल फ्यूल से आ रही है, कोयला जला के, डीजल जला करके, सीएनजी जला करके आ रही ना। और ये सब लिमिटेड है अर्थ क्रस्ट में कि एकदम अनलिमिटेड है, लिमिटेड है। तो एक टाइम तो आएगा ना जब आपको लगेगा कि सर दिस शुड बी द क्लीन एनर्जी। तो ऐसा करो, किसकी इच्छा नहीं कि हमारे घर पे सोलर पैनल लग जाए। आप नहीं चाहते कि सोलर पैनल अभी लगा दिया जाए, चाहते होंगे, लेकिन 2 लाख रुपया चाहिए तुरंत आपको, 1 लाख रुपया चाहिए आपको ना। अभी वर्ल्ड बैंक जिम्मेदारी ले ले कि भाई पूरे उत्तर प्रदेश में हम सबके घरों पे क्या लगवा रहे हैं, सोलर पैनल लगवा रहे हैं। तो क्लाइमेट को ठीक करने के लिए फाइनेंसिंग चाहिए ना, पैसा चाहिए ना। तो दुनिया भर में क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए वर्ल्ड बैंक फंड करेगी। और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के लिए भी पैसा देगी। कोई इंस्टीट्यूट है जो बहुत लड़खड़ाया हुआ है, काफी लंबे समय से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ द कमी किसकी, फाइनेंस की, तो उसमें भी मदद कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव छोटा नहीं है, आप ये दिमाग में मत रखिएगा कि केवल और केवल पॉवर्टी रिडक्शन पे काम करती है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, ठीक। ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पर कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, समझ रहे ना। इसमें से क्या आप लोगों को समझ में नहीं आया, बताइए। एनीवन प्लीज, ऑल ओके, कोई डाउट तो नहीं। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट बताया आपको, किसी स्टेट के बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। झारखंड, बिहार जैसे राज्यों में पता चल रहा है कि बच्चे पढ़ने ही नहीं जा रहे हैं। क्यों? स्कूलों की स्थिति जर्जर है, स्कूलों में बाउंड्री नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं, और स्टेट गवर्नमेंट कह रही हमारे पास फंड नहीं है। तो जब तक वहां पर कहीं एडिशनल फंड नहीं आएगा तब तक वहां के बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हो सकता है वर्ल्ड बैंक या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन आकर के जिम्मेदारी ले ले कि हम एक प्रोग्राम शुरू कर दे रहे हैं और इस प्रोग्राम से यहाँ के लोगों का विकास हो जाए। समझ गए, ह्यूमन डेवलपमेंट। आगे बढ़े, ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, फंक्शन समझ लीजिए। हमने कहा कि लॉन्ग टर्म लोन दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन से बेनिफिट क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं सड़क बनेगी, सड़कों के किनारे फैक्ट्रियां लगेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तब तो वहां के लोग पैसा कमाएंगे। आज लोन दिया और कल ही मांग लो तो आदमी कहेगा कि भाई हमारे बस की बात नहीं, हमें लोन चाहिए ही नहीं। तो जो ऑब्जेक्टिव है वही क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म लोन दिया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, इरिगेशन के लिए, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोर्ट के लिए। हेल्थ और एजुकेशन से यदि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है तो इरिगेशन से वहां की सोसाइटी का जो फार्मर की समस्या है, नहरें बनेंगी, सिंचाई की व्यवस्था होगी, वहां पर बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट से ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रोजगार बढ़ता है। दुनिया में कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट फास्ट है तो वहां पर सब कुछ फास्ट है। समझ रहे हैं, आगे बढ़िए। टेक्निकल असिस्टेंस में क्या होगा, एक्सपर्ट कंसल्टेंसी दी जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके देश के लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे कम पानी में सिंचाई करें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी यहाँ आदत पड़ी हो फ्लड इरिगेशन की, कि एक तरफ से पानी आएगा और खेतों में सिंचाई होती रहेगी। उनका एक्सपर्ट टीम आपको समझाएगा, आईसीआर के लोगों को, भाई अपने किसानों को समझाइए कि ड्रिप इरिगेशन भी एक सिस्टम है, स्प्रिंकलर भी एक सिस्टम है, जिससे कम पानी में ज्यादा खेतों की सिंचाई हो सकती है। समझ रहे हैं ना। रिसर्च एंड रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन कैसे पूछा है जरा देखिए, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि विच एजेंसी रिलीज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, राइट। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन सी एजेंसी रिलीज करती रही, वर्ल्ड बैंक रिलीज करती रही। यहाँ लिखा है डिसकंटिन्यूड, क्यों डिसकंटिन्यूड उस पर भी बात करेंगे, लेकिन और रिपोर्ट्स पर नजर डालिए। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, कोई आपसे पूछेगा कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन, आप एक क्वेश्चन लिखो फिर समझ आएगा आपको मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी, which of the following agency releases which of the following agency releases global gender gap index, global gender
गैप इंडेक्स। ठीक है भाई, बात मेरी समझ रहे हो? पहला ऑप्शन लिखिएगा, पहला ऑप्शन लिखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लिख लेंगे कि लिखूं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन लिखिएगा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। तीसरा ऑप्शन लिखिएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। चौथा ऑप्शन लिखिएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बताओ भैया, क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, विच एजेंसी रिलीजेस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप? इट मीन्स कि दुनिया के किस देश में जेंडर गैप ज्यादा है और किस देश में जेंडर गैप कम है। इसका रिपोर्ट आपको इसी प्रकार से वर्ल्ड बैंक को टारगेट करके कई अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सो व्हाट शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू ऑल, प्लीज रिप्लाई में। अनुमान लगाइए, आई एम नॉट प्रेशराइजिंग यू, नहीं आप आंसर दे ही दो। क्या हो जाएगा? द आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या आंसर है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स रिलीज बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जो है आपको ये सब ध्यान में रखना है। आइए बढ़ते हैं आगे। कुछ मेजर रिपोर्ट्स हमने बात किया, तो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आपसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लगातार आ रहा था, लेकिन 2021 से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, याद रखेगा 2021 से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। व्हाट वाज द रिपोर्ट? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि दुनिया के किस देश में बिजनेस करना ज्यादा आसान है। यदि आप मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा है, 200-400 करोड़ रुपए हैं, आप चाहते हैं कि हमको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, तो आप क्या, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में लगा लो, अफगानिस्तान में लगा लो, सीरिया में लगा लो, ईरान में लगा लो, कुवैत में लगा लो, ओमान में लगा लो, इजराइल में लगा लो। लगाओगे कहीं? क्यों? क्या कारण है? जिन देशों का नाम हमने लिया, इन देशों में क्यों नहीं लगाना चाहते हैं पैसे? आप चाहते हैं सर चाइना का वुहान सिटी दे दीजिए, वहां लगा लेंगे, है ना? क्योंकि आपको लग रहा है कि चाइना के वुहान में हमें बिजनेस करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, जो सारी चीजें चाहिए, वो वहां पर उपलब्ध है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि जिस देश में सारी चीजें अच्छी होंगी वहां पर बिजनेस करना आसान हो जाए। तालिबान में कह दो कोई लगा लो, लगाएगा कोई? पता चला कि आप अभी आए ना, उससे पहले 8 लोग और आकर के। इसीलिए देखिए आज के कुछ साल पहले, अगेन डोंट बी पॉलिटिकली बायस्ड, आज के कुछ साल पहले, लगभग 20 साल पहले, यूपी में बिजनेस करना क्या इतना ही आसान था जितना आज आपको लग रहा है? अब बिजनेस में आप प्रॉफिट कमा पाएंगे नहीं, ये एक अलग पहलू है, लेकिन जो बिजनेस के विंडोज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज आप सुनते हैं कि लोग वसूली कर रहे हैं। ऐसा कुछ सुनने में आता है कि भैया भेजे हैं और पूछ रहे थे कि आपकी हेल्थ कैसी है, डॉक्टर साहब देख लीजिएगा, परसों उनको जाना है बाहर, इतने से पहुंच जाता था 2 करोड़ एक टाइम पर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आज वो चीज एग्जिस्ट करती है? मतलब मैंने तो काफी हद तक देखा है कि रिड्यूस हो चुकी है। नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात को? हफ्ता वसूली, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, वो भी हमें लगता है कि अब उस मोड से नहीं हो रही जिस मोड से होती थी। आज के 25-20 साल पहले स्थिति ये थी कि सीधा सर पे पिस्टल लगा के वसूल लेते थे, और वसूलते ही नहीं थे, दबा भी देते थे कि जाओ। है? आज ओटीपी से जो हो रही है वो वसूली नहीं हो रही है, ओटीपी से चोरी हो रही है, फ्रॉड हो रहा है। जो ओटीपी हो रहा है वो तो आपकी अपनी समझ है कि आप ओटीपी क्यों और किसको बता रहे हैं। वो डिजिटल अवेयरनेस की प्रॉब्लम है इंडिया में। बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है कि फोन करके कोई कह रहा है कि भाई आपके खाते का पैसा भी 15 मिनट दुगना हो जाएगा। इंसान एकदम प्रफुल्लित है कि हो जाएगा दुगना, बस 4 नंबर आया होगा बता दीजिए, 4 नंबर बाद दुगने की जगह 0 शो करने लगा। अब परेशान है। तो इतना तो सोचना चाहिए ना कि क्या कर रहे हैं। ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं,
कस्टमर केयर नंबर आप सर्च कर रहे हैं, पता चला आपका फ्रिज खराब है, कस्टमर केयर नंबर आपने डाला सैमसंग का, किसी और कंपनी का, पता चला कि फ्रॉड आ रहे हैं, वो नंबर उस पर गलत, हैकर्स के नंबर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम बैठे बैठे फोन पर ही ठीक कर दे रहे हैं। आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, अच्छा अब जैसे मान लो एनी डेस्क एक एप्लीकेशन आप जानते होंगे, हो सकता है, ठीक है, आप एनी डेस्क डाउनलोड कर लीजिए, हम आपको कोड भेजेंगे, आपका पूरा फोन हमारे कंट्रोल में रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सेम विद द कंप्यूटर लैपटॉप। तो इतनी तो डिजिटल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि आप किसको क्या बता रहे हैं। अब उसी में कुछ लोग ये भी कहते सर इससे बढ़िया आईफोन रखो, तो क्या आईफोन नहीं है नेट उस पर आएगा? यदि आप परमिशन देंगे तो वो भी आएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कुल मिला जुला के क्या बढ़ाना चाहिए? एजुकेशन का लेवल बढ़ाना चाहिए, आप समझें कि आप क्या कर रहे हैं, डिजिटली आप कितना एक्टिव हैं, कितना। यहाँ का बच्चा ज्यादा डिजिटली एक्टिव हो रहा है तो पता चला गेम खेल रहा है दिन भर बैठ के, लेवल 1 2 3 4 5, लास्ट में पता चला सुसाइड कर लिया गेम खेलते खेलते। हाँ, क्या कह रहे हैं? दही आईडी बेच दे रहे हैं, बताइए कितना दिमाग लगा रहे हैं। इसी को तो नहीं ऑरेंज इकॉनमी कह रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, आगे बढ़े। कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब हमने बहुत पहले समझा दिया कि जब आप किसी चीज को ट्रेंड करते हैं और प्रॉपर एडमिनिस्टर करते हैं तो उनकी कैपेसिटी बढ़ने लगती है, क्योंकि जब तक कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होगी बड़ा काम आप नहीं कर पाएंगे। तो वर्ल्ड बैंक के ये सारे फंक्शन हो गए, ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, फंक्शन समझ में आ गया। अब इंडिया के साथ क्या संबंध है, तो जो संबंध उसके मेजर ऑब्जेक्टिव में लगभग वही सारा संबंध इंडिया में भी आपको दिखाई दे रहा है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। ऑलरेडी जब क्लाइमेट को टारगेट करेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी उसमें एक बड़ा हिस्सा है, जो कि एग्जांपल मैंने दिया आपको सोलर एनर्जी का। सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, टाइडल एनर्जी हो, ये इस एनर्जी को आप कैसे कन्वर्ट करोगे? बहुत हाई कॉस्ट एनर्जी है। समंदर में लहरें उठ रही है ना, समंदर में लहरें उठती हैं, और आपने क्या पढ़ा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो इस एनर्जी को आप एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं? तो जो लहरों में ऊर्जा है, समंदर की लहरों में ऊर्जा, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दीजिए, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ऐसे तमाम जगहों पर रिन्यूएबल एनर्जी में वर्ल्ड बैंक आपकी मदद कर रही है, ठीक है, राइट। कुछ प्रोजेक्ट जैसे देख लें, स्वच्छ भारत सपोर्ट कर रही है, जल जीवन मिशन में बहुत बड़ा असिस्टेंस है, सोलर एनर्जी फाइनेंसिंग में बहुत बड़ा है। अब देखो इसमें से जरा ये योजना किसको टारगेट कर रही है, किस चीज को टारगेट कर रही है? सीधे सीधे इंसान के जीवन को टारगेट कर रही है, हेल्थ को टारगेट कर रही है। यदि आप, पानी ही एक ऐसी चीज है, आप कल्पना करिए आप 2 दिन बिना खाना खाए रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के नहीं रह पाएंगे। पानी आप जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर जब तक मरते हैं तब तक बहुत फ्रिक्वेंट पीते हैं, और यदि पानी ही सही नहीं रहेगा तो बीमारी तो होनी है। तो जल जीवन मिशन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो सारा फंडिंग अकेले गवर्नमेंट कैसे कर देगी भाई? इसके लिए असिस्टेंस आपको मिलता है कहाँ से? वर्ल्ड बैंक से। समझ गए पूरी बात को? बहुत सारी योजनाएं पास्ट में जाके देखोगे, जो स्कूल एजुकेशन की योजनाएं हैं, हेल्थ की योजनाएं हैं, मैटरनिटी की योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाओं में वर्ल्ड बैंक बहुत पैसा आपको देती है, ठीक है। ये जो आप यूएसए का दुनिया भर में एक हेजीमनी देखते हैं ना, कि यूएसए 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 हर जगह पर अकड़ा हुआ है, उसका एक बड़ा कारण है, कभी जीडीपी कंपैरिजन करिएगा, कितना डिफरेंस होगा जानते हैं? इंडिया और यूएस की जीडीपी में कितने गुने का है? लगभग 6 से 7 गुने का अंतर होगा। आप कभी कल्पना करके देखिएगा, इंडिया और यूएस की जीडीपी की बात कर रहा हूँ। और जरा पाकिस्तान और नेपाल और भूटान जैसे देशों की तुलना करिए, 20-20 गुने का अंतर दिखाई देगा आपको। भाई जितना छोटे छोटे देशों की जीडीपी है ना, उतना यूएसए डोनेट करता रहता है जगह जगह, ठीक है ये दान ले लो, ये अनुदान ले लो, समझ रहे हैं ना? तब वो कहता है कि हम आपके यहाँ मिलिट्री बेस बनाएंगे। नहीं तो आप बताओ, दुनिया का कोई भी मुल्क क्यों भारत नहीं दे रहा है मिलिट्री बेस बनाने के लिए भाई? अभी एक बात आई थी, अंडमान एंड निकोबार पर मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं कौन? यूएस के लोग। लेकिन इज इट पॉसिबल कि हम अपना जमीन उनको देंगे मिलिट्री बेस बनाने के लिए? भाई किस लिए देंगे? इतने भी कमजोर और गरीब नहीं है, समझे नहीं मेरी बात को? लेकिन अब वही, जैसे मान लो छोटे छोटे देश हैं जिनको बहुत ज्यादा मात्रा में अनुदान दिया हुआ है, आपको किसी ने 50 लाख रुपए दान में दिए हों और कहे कि हम तुम्हारे घर पर एक अपना आदमी रखना चाहते हैं, कहाँ आप मना कर पाएंगे उसको? आप बताइए। नहीं ठीक भैया, एक कमरा दे रहे हैं, रखो उसमें, ऐसे समस्या है। हाँ, अजय कुछ कहना चाहते हैं? अरे सब तो रहमो करम पर हैं, सबकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसकी है ऑलमोस्ट, देखा जाए तो। समझ रहे ना? यही तो पॉलिटिक्स है, यही पॉलिटिक्स है ना? मिलिट्री ग्रुप बना करके छोटे छोटे देशों पर मिलिट्री अटैक हुआ, संभालेगा कौन आप बताओ? उसके लिए डील तो आपको करनी पड़ेगी किसी बड़े देश से ना। आप सेल्फ रिलायंस अपने आप में है ही नहीं है, तो क्या करेंगे?
ठीक है जी। देखिए क्रिटिसिज्म में आ जाइए। क्रिटिसिज्म, पहला क्रिटिसिज्म क्या लिखा हुआ है? डोमिनेंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। हमने क्या कहा कि जिसने आपको सपोर्ट किया है वो आपके ऊपर डोमिनेट तो करेगा, कॉन्सेप्ट है ये। कंडीशनल लेंडिंग, कि इस कंडीशन पर लोन देंगे, समझ रहे हैं आप। इसके बाद कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल कंसर्न, डेट बर्डन ऑन पुअर नेशन, स्लो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, ये सब इसके अपने क्रिटिसिज्म है, ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन देखिए जिसके पास कुछ नहीं, हम कह रहे हैं कि पिछले 10 साल 20 साल से 50 साल से 70 साल से पानी ही नहीं आ रहा था, और आ रहा था तो पानी में दुनिया भर का कचरा छान छान के पी रहे हैं उसको, उससे अच्छा भैया 4 साल में ही पानी आएगा, लेकिन तसल्ली से बैठे हुए हैं कि चलो आ तो जाएगा। कब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जल जीवन मिशन? 15 अगस्त 2019। अभी कितना टाइम हो गया? कुछ दिन में 15 अगस्त 2026 आ जाएगा, कितना साल हो जाएगा? 7 साल हो जाएंगे। सबके घरों में आ गया पानी जल जीवन मिशन से, लेकिन पाइप वाइप आ गई होगी, टंकी वगैरह बन पानी, मान लिया आपके गांव में आ गया, कुछ लोगों गांव में अभी भी आ रहा होगा कि हाँ, नहीं हमारे यहाँ भी आ गया, मैक्सिमम गांव में आ गया, लेकिन अभी भी कुछ गांव में नहीं पहुंचा, लेकिन उम्मीद तो है कि आ जाएगा। और जब शुरू शुरू में जब पाइप लगा रहे थे, टंकी बना, लोग क्या कर रहे थे, अरे फेल हो जाएगी, देखना आएगा नहीं। एक तो इंडियन माइंड सेट ही ऐसा है ना कि आप कुछ करें, आप अपने घर से निकली तैयारी कर रहे हैं, अरे कुछ नहीं होगा, वापस चला आएगा। कहाँ? जल जीवन मिशन अर्बन भी है प्लान, काम नहीं, काम उस पर भी चल रहा है ना। अब बात यह है कि एक साथ तो नहीं हो पाएगा, समझ ही रहे हैं आप, एक साथ नहीं हो पाएगा ना। जल जीवन मिशन अर्बन भी लॉन्च किया है, जल जीवन मिशन रूरल पहले लॉन्च किया, रूरल पहले कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि टैप वाटर गाँव में ज़्यादा जरूरत थी उसकी। गाँव के गाँव मतलब बीमार है पानी की वजह से, पानी ही नहीं है किसी के पास, तो वो चीज़ है। चलिए यहाँ तक क्लियर सब कुछ। हर कमी के बाद लोग क्या कहते हैं कि सुधार होना चाहिए, ये तो कहते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या है, कब बना, क्या जिम्मेदारी है, क्या फंक्शन है, सारी बातें बता दिया। अब इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है वो देखिए। कहा जा रहा है कि ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू डेवलपिंग कंट्री। भाई यूएस फ्रांस जैसे देश ही डिसाइड क्यों कर रहे हैं पॉलिसी के अंदर, जो छोटे छोटे मुल्क हैं उनको भी वहां पर ले आइए। लेकिन मुद्दा वही है कि पैसे का कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है ज्यादा? जो बड़े मुल्क हैं। तो जो पैसा ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है वो डोमिनेट कर रहा है। बातें समझ में आ रही है ना। और क्या रिफॉर्म होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट लेंडिंग प्रोसेस होना चाहिए। हमने कहा ना कि कंडीशनल लेंडिंग आप कर रहे हैं, किसको लोन देंगे किसको नहीं देंगे, कंडीशन हटा दीजिए, किस ग्राउंड पर लोन देंगे इसकी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बना दीजिए। नहीं समझ आ रही बात? अच्छा क्यों नहीं समझ में आ रही है? इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के कारण या दिमाग कहीं भटक के क्लासरूम से बाहर चला जा रहा है? ट्रांसपेरेंट समझते हैं? इन एक ही क्लास में इनको मैं 10 मिनट ज्यादा पढ़ाऊंगा, उनको कम पढ़ाऊंगा, उनको पढ़ाऊंगा ही नहीं, उनका डाउट ज्यादा बताऊंगा, उनका डाउट नहीं बताऊंगा, तो बाकी आपको, आप सब लोगों को अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए कि क्लास में डाउट पूछना है, कि ऑफिस में डाउट पूछना है, कि कोई रिश्तेदारी नहीं निभानी है ना आपस में, तब तो अच्छा है ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ले आओ कि लोन किसको और कैसे मिलेगा। समझ गए? आगे सस्टेनेबल फाइनेंसिंग होनी चाहिए, कंटिन्यूअस, और क्लाइमेट सेंसिटिव डेवलपमेंट की बात करना चाहिए कि जहां पर क्लाइमेट जैसा है उसके अकॉर्डिंग क्लाइमेट सेंसिटिव डेवलपमेंट हम बढ़ाएंगे। ये सारे रिफॉर्म की इसमें जरूरत है। तो एक बार अपने दिमाग से आप फ्लैशबैक में जाकर के ये पूछिए कि वर्ल्ड बैंक को लेकर के आपका मन कौन सा प्रश्न अभी ढूंढ रहा है जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, ताकि हम अगले इंस्टीट्यूशन की तरफ मूव करें। जो भी मैंने जितना आप लोगों को बातें समझाया मैंने अभी तक, उसमें एक बार बताइए कि मुझे वर्ल्ड बैंक को लेकर के आपके मन में क्या प्रश्न बन रहा है। बेसिकली वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने बताया कि वर्ल्ड बैंक किसी भी कंट्री के इंटरनल डेवलपमेंट के लिए बना हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1944 में ब्रेटन वुड से बनाया जाता है, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। बेसिकली डेवलपमेंट पर फोकस है, डेवलपमेंट के जितने भी आयाम है उसके लिए काम किया जा रहा है। 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है जिसको आप वर्ल्ड बैंक कहते हैं, है ना। क्या कमियां इसमें हैं, क्या इसमें बायसनेस है, क्या सुधार की आवश्यकता है, वो सारी बातें हमने आपको बताई हैं। फिर भी आप अपने आप से एक बार बातचीत करके मुझे बताइए कि कहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। कौन सा इंस्टीट्यूशन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दिमाग में एक बात को रखिएगा कि यदि आप दुनिया के किसी देश से कुछ खरीद रहे हैं तो उसको कुछ बेच भी रहे हैं। खरीदने और बेचने के बीच का जो मॉनेटरी वैल्यू गैप है, जैसे मान लो आपने 100 रुपए का खरीदा और आपने 50 रुपए का बेचा,
तो 50 रुपए का गैप आ रहा है ना, तो वो जो 50 रुपए गैप है इसी को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। वो पूरा करने के लिए आपको 50 रुपए कहीं न कहीं से तो लाना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो जब एक्सटर्नल ट्रेड करते समय आपके पास पैसे की कमी पड़ती है तो वहां पर आपके साथ कौन खड़ा होगा? आईएमएफ। तो मोटे तौर पर यदि हम कंक्लूड करें तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का जो पहला बेसिक अंतर निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है कि वो किसी कंट्री की, डेवलपिंग कंट्री की इंटरनल इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए फंडिंग करता है, जबकि आईएमएफ जो है वो एक्सटर्नल इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए फंडिंग करता है। ये पहला डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, बाकी आगे देखिए। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन। क्या कहा जा रहा है कि द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टैब्लिश्ड टू इंश्योर इंटरनेशनल मॉनेटरी स्टेबिलिटी। गेटिंग माय पॉइंट? इंटरनेशनल मॉनेटरी स्टेबिलिटी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944 एंड इट वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। कौन से कॉन्फ्रेंस है? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944. So now let me clear you that there were two institutions. First one is World Bank and second one is IMF, and both were established by the Bretton Woods Conference, USA, 1944. The headquarter of both institutions established in Washington DC. 190 plus members are currently. अब देखिए, तो एक बात तो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपका कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से 1944 में हमने दो इंस्टीट्यूशन की बात करी, वर्ल्ड बैंक की और आईएमएफ की। वर्ल्ड बैंक के बारे में सब पढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, बताया। इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये अलग बात है कि आपने लिख दिया कि इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, बट जब मार्केट को फ्लोटिंग मेथड पे आप देखेंगे, बात समझिए, जब सभी लोग जाकर के यही कहेंगे कि भाई हमें इंडियन रुपया चाहिए, तो रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि इंडियन रुपए के अंदर वो पावर होनी चाहिए कि इस रुपए की डिमांड क्रिएट हो जाए। कैसे क्रिएट होगा? कैसे क्रिएट होगा? इट्स वेरी कॉमन सेंस। आपने जो गेहूं पैदा किया है, इस गेहूं की मांग पूरी दुनिया भर में उठने लगे कि हमें इंडियन गेहूं चाहिए, हमें इंडियन ऑयल चाहिए, हमें इंडियन मैंगो चाहिए, और इंडिया की गवर्नमेंट ये कह दे कि हम आपको ये प्रोवाइड तो कराएंगे, लेकिन उसके लिए हमें जो पैसा चाहिए वो किस में चाहिए? रुपए में चाहिए। तो यही तो, इसीलिए तो कहा गया ना, बहुत सारी कंट्रीज के साथ हम डील कर रहे हैं कि रुपए में हम डील करेंगे आपसे, बट अन्य कंट्रीज की प्रॉब्लम है कि वो रुपया लेकर के वो क्या करेंगे। ये भी एक समस्या है ना, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो डिमांड है वो किसकी है? डॉलर की है। आपने मान लो ईरान से कहा कि भाई हम तुम्हें रुपया देकर के क्रूड ऑयल खरीदेंगे, तो ईरान कहेगा कि ये बताओ हमें मिसाइल खरीदनी है चाइना से, रसिया से, वो रुपया लेकर हमें मिसाइल नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या करें आपका रुपया लेकर के? इसीलिए हमें क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। फिर हम यूएसए से कहेंगे भाई सोना ले लो, डॉलर दे दो। तो ये बड़ी समस्या है कि करेंसी की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। फिर भी इंस्टीट्यूशन हमने क्या किया? बनाया आईएमएफ, और हमने कहा कि इंश्योर करिए एक्सचेंज रेट ऑफ स्टेबिलिटी को, कि दुनिया में कोई भी करेंसी जो है एक दूसरे के एक्सचेंज रेट को मैनेज कर पाए। अब यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से एक्सचेंज रेट बहुत तेजी से बदल रहा है, उससे कई बार क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि फिर आईएमएफ क्या कर रही है ना। लेकिन हमने क्या कहा, जब मार्केट पर फ्लो करेगा, डिपेंड करेगा सब कुछ, तो फिर उसमें कोई इंस्टीट्यूशन क्या कर सकता है? उसका काम केवल और केवल रेगुलेट करना है। समझ रहे ना? आगे बढ़ते हैं। फैसिलिटेट बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। पता चल रहा है कि हालांकि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ऑलरेडी आपके पास एक और इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, लेकिन करेंसी को लेकर के जो बैलेंस बन सकता है उसके लिए जिम्मेदारी आईएमएफ की है। प्रोवाइड टेम्परेरी फाइनेंशियल असिस्टेंस, मैंने क्या कहा? बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि कुछ $1 बिलियन कम पड़ रहा है, तो उतना आप लोन में ले जाइए और बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करके फिर आप हमें इंटरेस्ट के साथ रीपेमेंट कर दीजिएगा। टेम्परेरी सोल्यूशन आपको मिल गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि करंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस इक्विलिब्रियम, जो डिस इक्विलिब्रियम बना हुआ है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो कमी, डिस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जो असंतुलन है ना, इसको मेंटेन करने के लिए आपको दिया जाएगा। जैसे आप पढ़ते होंगे कि कई सारे देश दिवालिया हो रहे हैं, बैंक करप्ट हो रहे हैं, पढ़ते होंगे ना। यानी कि अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है को अपनी इकोनॉमी को बचा पाए, तो ऐसे केस में आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशन आएंगे, बहुत भारी मात्रा में ह्यूज लोन देंगे कि ठीक है हम आपकी इकोनॉमी को बचाने का एक और प्रयास करते हैं, आप ट्राई करो। समझ रहे हैं ना? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब बाहर से आप खरीदने वाले में पैसे की इतनी कमी हो जाती है, तो वो कमी पूरा करने के लिए काम कौन देगा? आईएमएफ देगा। ठीक है, फंक्शन देख लीजिए।
लेंडिंग फंक्शन क्या है बताया हमने, प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन कौन देगा, वर्ल्ड बैंक देती है, ठीक है। इसके बाद सर्विलांस फंक्शन क्या कह रहा है कि मॉनिटर्स इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ मेंबर कंट्री, जिसकी एक रिपोर्ट आती है जिसे आप कहते हैं क्या कहते हैं, मैगजीन आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। कौन सी मैगजीन आती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वो बताती है कि दुनिया भर के किस देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। हमने क्या कहा, वो इकोनॉमिक पॉलिसी को मॉनिटर करेगी किसी भी कंट्री का, और उसके बेसिस पर वहां की इकोनॉमिक हेल्थ को रिप्रेजेंट करेगी दुनिया के सामने कि ये बहुत अच्छा है। अभी चाइना गए थे यूएस के कई सारे सीईओ और प्रेसिडेंट, न्यूज पढ़ा आप लोगों ने, गए थे ना। दुनिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन है एलन मस्क, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, शायद वो भी चाइना जाके सरप्राइज थे कि बिजनेस इस तरीके से करना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि कहीं भी किसी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी या बहुत हद तक बताएगी कि आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आएगा या नहीं आएगा, आपकी कंट्री में प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा, टैक्स रेट कितना आपने रखा है, टैक्स बेस क्या है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप पर कॉस्टिंग कितनी है, ये सब मिला करके तय होगा कि आपकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। हालांकि ये अलग बात है, बहुत फॉर्चुनेट हैं हम लोग, बहुत भाग्यशाली हैं कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार आईएमएफ की जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में कहा जाता है इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, है ना, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। लेकिन अब इस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को यदि डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो फिर ऐसे हालात होंगे। हमने क्या कहा, समय रहते किसी चीज का सलूशन निकालना चाहिए। आपसे भी कह रहा हूं, यदि आपको लग रहा है कि तैयारी करनी है तो समय रहते प्रोएक्टिवनेस दिखाना चाहिए कि जिस दिन एग्जाम का नोटिफिकेशन आए उससे पहले अपने आप को तैयार रखिए। ऐसा ना हो कि नोटिफिकेशन आकर के एग्जाम की डेट आ गई और अब आप सोच रहे हैं कब हमें तैयारी करनी है, नहीं हो पाएगा। जो प्रॉब्लम आप अभी देख रहे हैं क्रूड ऑयल की, एलपीजी सीएनजी एलएनजी की, यदि 1970 में 1990 में आप इतना ही ज्यादा एक्टिव होकर के सोल्यूशन ढूंढे होते तो शायद आज जो है इतनी प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देती। गेटिंग माय पॉइंट ना। सोचिए ट्रांसपोर्ट पर कितना कास्ट है, यदि हम केवल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को मैनेज करें, पाइपलाइन हम 1990 से लगाए होते घरों में गैस पाइपलाइन, तो आज शायद गांव के हर एक घर में पाइपलाइन होती। तो आप सोचिए ना कि 1949 में चाइना आजाद होता है, 1947 में इंडिया आजाद होता है, आज चाइना कहां पे है, बहुत आगे निकल गया। जीडीपी वाइज आप देख लीजिए या इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, चलन में कोई आज आज सोलर एनर्जी चलन में है ना, लेकिन देखिए कि हम में आप में से कितने लोग एक्टिवली अपने घरों में सोलर एनर्जी पर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन की कमी है, इंडियन माइंड सेट बहुत अलग है। लोग कहते हैं काम चल रहा है ना, अब बार बार ये बात मैं कहता हूं तो कुछ लोगों को बड़ी चिढ़ होती है, अरे सर आप तो इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द इंडिया, दिस इज आवर कंट्री, बट क्या कमियों को सामने रखना भी गुनाह है? यदि कमियां सामने नहीं आएंगी तो रिफॉर्म कैसे करोगे आप बताओ मुझे। किसान है, किसानों से कहा जा रहा है कि यूरिया मत छिड़किए खेतों में, जो पैकेट वाला यूरिया है, पैकेट मतलब समझ रहे हैं ना, जो क्रिस्टल यूरिया है। लेकिन बहुत सारे किसान कह रहे हैं कि नहीं हम अभी भी नैनो लिक्विड यूरिया नहीं यूज करेंगे, जबकि नैनो लिक्विड यूरिया इज फार बेटर देन दैट। टेंडेंसी बनी है पिछले 25 साल से खेतों में लेकर के वही छिड़क रहे हैं हाथों से, देखा कि नहीं आपने। आप पानी में डाल कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, लेकिन अब उसे अडॉप्ट करने में लोगों को 15 साल लग जाएगा। दिस इज द लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। कैंपेनिंग नहीं है, कितने कैंपेन आपने देखे कि गांव के गांव कैंपेन लगा कर किसानों को समझाया जा रहा है कि नहीं यूरिया क्यों नैनो लिक्विड करना चाहिए। अभी चुनाव आता है तो छोटे छोटे नेता गले में गमछे डाल के गांव गांव घूम रहे हैं कि माता जी बहन जी भाभी जी देखिएगा ना। और ऐसे ही यदि सरकार प्रमोट करती जो फार्मर सेंट्रिक प्रोग्राम है तो उसमें, समझ गया ना मेरी बात को, तो किसी चीज की वैल्यू कितनी हो, वैल्यू जब तक नहीं बताओगे आप तब तक कोई इंसान उस पर यूज नहीं करेगा उसको। आगे बढ़ा जाए, कैपेसिटी डेवलपमेंट, तब से वही समझा रहा हूं कि व्हाई योर इकोनॉमी इज गोइंग बैक। भाई क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वही है ना कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इसलिए बिगड़ा है। अभी भी मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आईफोन ना चलाइए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि ऐसा लग रहा है कि आईफोन चलाने से हमारी करेंसी वीक हो रही है तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन क्रिएट करना चाहिए कि पैरेलल कंपटीशन मिले। हालांकि बहुत मुश्किल है, कहना आसान है लेकिन मुश्किल बहुत है, क्योंकि कंपटीशन तो ओपन मार्केट का है ना, कंपटीशन तो ओपन मार्केट का है। फिर भी अलग अलग तरीके के मेजर लिए जा सकते हैं, जैसा कि इस समय आप देख रहे हैं कि लिया जा रहा है ना। गोल्ड का इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देना, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है,
कि इंडिया में गोल्ड महंगा हो गया, इंटरनेशनल मार्केट में महंगा नहीं हुआ, लेकिन जैसे वो भारत की सीमा के अंदर आया उस पर ड्यूटी और बढ़ी तो गोल्ड यहाँ पर क्या हो गया, महंगा हो। समझ रहे हैं ना? ऐसे टाइम टाइम पर सरकार क्या करती है, बहुत सारे टूल्स होते हैं उसको लगा सकती है। किस कंट्री को कितना लोन मिलेगा आईएमएफ से, उसका कोटा किस पर डिसाइड होगा, उस कंट्री की जीडीपी पर डिसाइड होगा। कोटा डिटरमाइन करेंगे वोटिंग पावर के आधार पर, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के आधार पर और बोरोइंग कैपेसिटी के आधार पर। अब आप कल्पना करिए कि जितना क्षमता इंडिया का है बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए लोन ले पाने का, क्या उतना ही क्षमता नेपाल का है? सवाल ही नहीं उठता है। क्या उतनी क्षमता पाकिस्तान का है? सवाल। तो अब पाकिस्तान उम्मीद करे कि हमें उतना ही आईएमएफ सपोर्ट करेगा जितना इंडिया को करेगा, क्योंकि हम भी एक देश हैं और वो भी एक देश है, तो ऐसे नहीं होगा। आपकी जीडीपी कितनी है, आपका वोटिंग पावर कितना है, आपका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दुनिया में कितना है और आपका बोरोइंग कैपेसिटी कितनी है, इन सब के आधार पर डिसाइड करेंगे कि कितना लोन आपको दिया जाए। ठीक है भाई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर कई बार पूछा गया है, बहुत बार। नाम सुना आप लोगों ने एसडीआर का? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा कि एसडीआर इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय आईएमएफ। तो एसडीआर को किसने क्रिएट किया? आईएमएफ। अब ये स्पेशल रिजर्व एसेट है। रिजर्व एसेट का मतलब कि करेंसी को आप इस रूप में स्टोर कर सकते हैं। इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, जरा देखिए, ध्यान दीजिए कि एक एसडीआर कितने के बराबर होगा। भाई रिजर्व एसेट है ना, तो जैसे 1 ग्राम गोल्ड की कीमत इतनी है, इंटरनेशनली फिक्स है, इतना है। इसी प्रकार से एक एसडीआर की वैल्यू कितनी होगी यह डिपेंड करेगा, एक बास्केट से हम वैल्यू निकालेंगे। मेरी बात को समझिए। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए की वैल्यू आप कह रहे हैं कि $1 के बराबर है, मान लीजिए। ऐसे ही 100 रुपए की वैल्यू मान लो 2 यूरो के बराबर हो, 100 रुपए की वैल्यू 3 युआन के बराबर हो, 4 येन के बराबर हो। ऐसे करके हम सबका एवरेज निकालेंगे। बात मेरे समझ रहे हैं? और फिर इसके बेसिस पर, मतलब कि यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड, इतनी करेंसी, कितनी करेंसी में लिया है इसमें, 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 करेंसीज की जो वैल्यू है, इसके बास्केट के आधार पर एक एसडीआर की वैल्यू तय होगी। बातें समझ आ रही ना? और क्या कह रहा है कि दुनिया का, वैसे तो दुनिया के सभी मेंबर कंट्री जो आईएमएफ के हैं वो इंक्लूडिंग इंडिया, आप एसडीआर के फॉर्म में अपने फॉरेक्स को स्टोर कर सकते हैं। फॉरेक्स का मतलब जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार है, उसको स्टोर करने के लिए आपके पास गोल्ड तो आप यूज कर ही सकते हैं, इनमें से कोई कर सकते हैं, साथ में आप एसडीआर भी कर सकते हैं। यानी कि आपके पास कुछ भी आप चाहते हैं कि आईएमएफ से आप एसडीआर खरीद लें तो आप एसडीआर खरीद सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा कि एसडीआर को किसने क्रिएट किया? एसडीआर एक रिजर्व के रूप में, फॉरेक्स के रूप में किसने क्रिएट किया? आंसर होगा आईएमएफ ने। ठीक है, और कितनी इसकी वैल्यू होगी, तो वैल्यू डिसाइड होगी इन 5 करेंसीज के एवरेज पर। ठीक है जी। देखिए, हमने आपको बताया ना कई बार कि वी वर सफरिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल ट्रेड क्राइसिस इन द ईयर 1990-91। 1950 में, 51 में जो लोन ले लेकर के हम लोगों ने काम करना शुरू किया था डेवलपमेंट के लिए, उस लोन का रिपेमेंट करने का टाइम आ चुका था। 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल का जो लॉन्ग टर्म लोन थे, अब उन्हें सब रिपेमेंट करना था। आज भी आप पढ़ते हैं जबकि रुपया कहाँ से कितना आता है, कहाँ से और कितना कहाँ जाता है, तो सबसे बड़ा जो आप जाने वाला वे देखते हैं उसमें इंटरेस्ट देखते हैं। देखते हैं ना? यानी कि हम पहले से बहुत भारी मात्रा में लोन लिए बैठे हैं और उसका इंटरेस्ट हर साल दे रहे हैं। तो 1990 तक आते आते अब देखिए तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी ये नियर टू कोलैप्स थी। नियर टू कोलैप्स का मतलब क्या होता है? दिवालियापन। लोन ले लिया, लोन देने की स्थिति ही नहीं है, तो दिवालियापन आ जाएगा ना। तो मनमोहन सिंह साहब ने क्या कहा 1991-92 में? क्या कहा बताओ? एलपीजी मॉडल लाएंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि प्राइवेट कंपनियों को ऑफर करिए। ठीक है जी। तो हम बात आपसे कर रहे हैं 1991 की, क्या कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बहुत बड़ी हो गई थी उस समय। इंडिया का बहुत ज्यादा सपोर्ट किसने किया था? आईएमएफ ने। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान हमेशा आईएमएफ से हमें लोन लेना पड़ता, हमें ही नहीं, दुनिया की कोई भी डेवलपिंग कंट्री है उसको लोन लेना पड़ेगा, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। ठीक है, क्या सजेशन है आईएमएफ का इंडिया के लिए कि क्या करना चाहिए? फिस्कल कंसोलिडेशन करना चाहिए। समझिए मेरी बात को, जो बात आप लोग कह रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन? मैं समझाता हूँ, क्योंकि ये आपको शायद समझ में नहीं आएगा, हालांकि समझ में आना चाहिए।
आप इसी वीडियो सीरीज में जब पहला लेक्चर देखेंगे तो हमने फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस की हुई है। आपको अपने खर्चे को कम करना पड़ेगा। कौन से खर्चे को? ऐसे खर्चे को जिस खर्चे से किसी एसेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट फॉर्मेशन? एसेट का मतलब जो चीज आपको लॉन्ग टर्म में लाभ देती है उसे आप एसेट कहते हैं। ठीक है जी। एक कल्पना करिए, एक प्लेट मोमोज की कीमत कितनी है मार्केट में एवरेज? 20 रुपए में कौन सा मोमोज मिल रहा है अजय? अरे हम गरीब तो घर का बना हुआ वो खा लेंगे, फरे नहीं खाएंगे मार्केट का मोमोज। 50 रुपए मान लें। कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्टरनेट या पर डे मोमोज खा रहे हैं, कैसे ना? उससे उनकी बॉडी में कौन सा प्रोटीन, कौन सा कार्बोहाइड्रेट, कौन सी चीज आपको मिले जो बॉडी बिल्डिंग में बड़ा मदद कर रही है? कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। ऑलमोस्ट थोड़ी देर के लिए टेस्ट आपको मिल रहा है बस। यदि आप 2 साल तक लगातार मोमोज खाते रहे 50 रुपए के हिसाब से, बताओ जरा, 50 रुपए 2 साल, 1 साल में कितने दिन? 365। बताना कितने रुपए के मोमोज खाए? कितने खाए भैया? अरे 1500 का एक महीने में खाए तो 12 गुड़े 1500, वही जोड़ लो। टोटल टोटल कितना आ रहा है? 36,500 का मोमोज खा गए। क्या 36,500 की चांदी खरीदे होते यदि मोमोज ना खाते, उसकी जगह पर एक रोटी ज्यादा खा लेते तो शायद मोमोज खाने की क्रेविंग खत्म हो जाती। ये भी संभावना थी। ठीक है, तो आप बताओ कि एक रोटी की कीमत और 50 रुपये मोमोज की कीमत बराबर तो नहीं है? 36,500 की चांदी थी 2 साल तक खरीदे तो हो सकता है इसकी वैल्यू बढ़ करके वो 40,000 से ऊपर चली जाती। इन्वेस्ट कितना किया था? 36,500। 2 साल बाद वो दिख कितना रहा है? 40,000 प्लस। तो ये होता है कंसोलिडेशन का माइंडसेट कि आप पैसे को खर्च कर रहे हैं तो एसेट फार्म हो रहा है या फिर लाइबिलिटी फार्म हो रही है। आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि सर गरीबों को सरकार सब कुछ बांट क्यों नहीं देती है फ्री में उठा करके? बिजली फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, यही तो चाहते हैं। सड़क पे जाएं तो टोल टैक्स फ्री कर दो, हाँ या ना? और सरकार क्या कह रही है कि हम सब प्राइवेटाइज करेंगे, फ्री तो छोड़ो प्रीपेड कर देंगे सारा। सरकार तो ये कह रही है ना, क्योंकि जब हम फ्री करेंगे तो हम कहीं ना कहीं से पैसा ले आएंगे ना। नहीं समझे मेरी बात को? अरे आपके लिए जो फ्री है, नथिंग इज फ्री इन द इकोनॉमी। आपके लिए कुछ फ्री है तो उसकी कीमत कोई ना कोई अदा कर रहा है, क्योंकि रिसोर्स कभी फ्री में नहीं हो सकता है। तो जैसे जैसे हम फ्री की सुविधाएं बढ़ाएंगे, हमारा खजाना घाटे का बढ़ेगा कि फायदे का बढ़ेगा? घाटे का बढ़ेगा। और घाटे के खजाने को आने वाली जनरेशन क्या करेगी? वो ब्याज के रूप में अदा करेगी और फिर इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि लोन कम से कम लेना है, फिस्कल कंसोलिडेशन करना है, अपने खर्चे को ऐसी जगह पर करना है जहां से कुछ एसेट निर्माण। ये सलाह है किसका? IMF का। किसको? इंडिया को। दूसरा क्या करना है? बैंकिंग रिफॉर्म करना है। कभी बैंक में लोन लेने गए आप लोग? या लोन का रेट पता करिए बैंक में, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एन एवरेज 10-12% तक जा रहा है एनुअल। और जरा जापान के बैंकों का लोन इंटरेस्ट देख लीजिए कितना है, 2%, 2.5%, 3%। यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि रिफॉर्म करने की जरूरत है। इतना एनपीए है, इतना एनपीए है, पता चला लोन दे रहे हैं बैंक करप्ट हो जा रहा है, डूब जा रहा है, मिल ही नहीं रहा है ना? तो इस सिस्टम को ठीक करिए कि लोग बैंकों का एक्सेस करें और सिस्टमेटिक तरीके का इन्वेस्टमेंट उनके पास हो पाए। इसके अलावा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में कई सारी चीजें शामिल होती हैं। हमने कहा कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। पता चल रहा है कि जाम लगा हुआ है, मतलब अब रोज की बात मैं बता रहा हूँ, पर डे की। हमारे से कई लोग ऐसे होंगे जिनके घर से ऑफिस की दूरी हार्डली 10 मिनट या 12 मिनट की होगी, लेकिन घर से ऑफिस पहुंचने में 1-1 घंटे लग जा रहे हैं। तो आप बताओ, जो गाड़ी का इंजन 1 घंटे तक ऑन है और जाम में खड़े होकर 1-1 कदम आगे बढ़ रहे हैं, वो फ्यूल हमारा कहाँ जा रहा है? बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और क्यों बर्बाद हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो काम करने बैठे थे बहुत मूड में, पता चला इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, ऐसे घूम रहा है वहीं। बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि हमको फ्री, आप नहीं चाह रहे कि आपको फ्री इंटरनेट मिल जाए लखनऊ में, कहीं भी आप खड़े रहें, हर चौराहे पर फ्री वाईफाई लगाओ। कभी न्यूयॉर्क में रह रहे लोगों से पूछिए कि आपको कैसे मिलता है, बातचीत होती कभी? क्या बताया है लोग, बताओ। है ना, कई सारे देशों में आप न्यूयॉर्क में खड़े हैं, आपको वाईफाई इतना ज्यादा ऑप्शन में कि कहीं भी आप एक्सेस कर लो, कोई दिक्कत। हाँ
दुनिया के हर अच्छी जगहों पर। आज की डेट में यार डेटा की कमी होनी चाहिए, कई सारे देशों में डेटा फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। राइट टू डेटा जो है वो फंडामेंटल राइट है। इंडिया में कहाँ, केरल की बात आप करेंगे, केरल की गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करे वो अलग बात है, लेकिन फंडामेंटल राइट तो नहीं है। ये तो आपने पढ़ा भाई, फंडामेंटल राइट होगा तो कोई ना कोई संविधान में संशोधन तो होगा। कौन सा संशोधन आ गया जिसमें फंडामेंटल राइट आपका राइट टू डेटा है, बताओ। राइट टू डेटा यदि फंडामेंटल राइट होता तो आपके घर पे इंटरनेट फ्री आता ही आता। नहीं समझे आप मेरी बात, समझ रहे हैं ना। अभी देखिए बहुत बड़ा वर्ग है जो शाम तक होते होते 1.5 GB खत्म कर ले रहा है, उसके बाद बैठ के इंतजार कर रहा है कि अब कब अगला दिन आए, हैं हो रहा है ऐसा ना। तो उसका विकास कैसे होगा जरा समझाओ मुझे। तो ये सारी बातें, और साथ में जो सबसे बड़ी बात है टैक्स रिफॉर्म की बात करी जा रही है कि इंडिया को टैक्स रिफॉर्म भी करना चाहिए, ठीक है। तो IMF ये सब भाई ये सब करोगे तो हमसे उधार मांगने नहीं आओगे, सीधी सी बात है। गेटिंग माय पॉइंट ना, क्योंकि हम भी कोई अनुदान तो नहीं दे रहे हैं, ब्याज लेके उधार देंगे आपको। क्रिटिसिज्म में फिर वही सब बातें जो आपने वर्ल्ड बैंक वाले केस में देखी थी, लगभग क्योंकि डोमिनेंस लगभग वैसा ही है दोनों का, कुछ खास इसमें नहीं, ठीक है। कंपैरिजन बता दें, वैसे तो कंपैरिजन हो चुका होगा आपके दिमाग में, बट फिर भी यदि देखा जाए तो IMF और वर्ल्ड बैंक में उधर डेवलपिंग कंट्री को हम डेवलपमेंट फाइनेंसिंग करते हैं, इधर मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए करते हैं। ये शॉर्ट टर्म होता है, वो लॉन्ग टर्म होता है। यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस होती है, यहाँ पर मेनली सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को टारगेट करते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन काम करते हैं। फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। शुरू से ही क्लियर है सारा कुछ, इसमें से जो ना समझ में आ रहा है पूछ लीजिए। एनीवन क्लियर है? ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक और IMF एकदम क्रिस्टल क्लियर है, दोनों के ऑब्जेक्टिव, दोनों का सब कुछ, ठीक है। तो यहीं रहने देते हैं। एग्जिम बैंक और बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड डेफिसिट है हमारा या ट्रेड सरप्लस है। वैसे क्या लग रहा है आप लोगों को अनुमानता कि क्या होगा, इंडिया ट्रेड बैलेंस में, ट्रेड डेफिसिट में गुजर रहा है या ट्रेड सरप्लस में? वेरी कॉमन सेंस डेफिसिट है, डेवलपिंग कंट्री कोई भी है डेफिसिट में है ना। ट्रेड सरप्लस होते तो फिर तो क्यों कहते कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल मत यूज करो, तो अलग बात है ना। ठीक है, अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू।